हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? तो चलिए शुरू करते हैं 3 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहला न्यूज़ और पहला करंट अफेयर है दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में क्या है ना, जो डोनाल्ड ट्रंप है यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक अपना 20 पॉइंट गाजा पीस पीस प्रपोजल निकाला है। ठीक है, ये अभी हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसको जो है ना एक तरह से मतलब वैध मान लिया है हमारे पीएम मोदी जी ने भी, मतलब भारत सरकार ने भी इसमें मतलब अपनी अनुमति दे दी है कि हाँ ये जो प्रपोजल लाया गया है ये मतलब आप समझ लीजिए शांति बनाने के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, पाकिस्तान भी मान गया है, कितनी सारी अरब कंट्रीज भी मान गई हैं, ठीक है, वेस्टर्न लीडर्स भी मान गए हैं। ठीक है, पर इसमें अगर कोई अभी बाकी है जिसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है मानना, वो है हमास। उसने अभी तक अपना कोई डिसीजन दिया नहीं है। तो एक्चुअली क्या है, ये प्रपोजल है, इसीलिए मैं ज़्यादा इसमें पॉइंट कवर नहीं किया, बस आपको जानना जरूरी है क्योंकि कोई पूछ सकता है ना एग्जाम में। तो अभी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इसमें एक्चुअल मैटर चल क्या रहा है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आप इस फोटो में देखिए, इसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये जो मतलब चल रहा है इसमें मैटर क्या हो रहा है। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों है, जो मतलब ये डोनाल्ड ट्रंप जी कर रहे हैं, ये अपने आप को मतलब वो नोबेल पीस प्राइज पर पाने के लिए कर रहे हैं। देखिए इस जो ये जो मतलब 20 पॉइंट मतलब पीस पर लाया गया है दोस्तों, है ना, इसमें क्या है, सबसे पहले क्या है कि मतलब अभी जो मतलब इजराइल की फोर्सेस है वो कहाँ पे तैनात है, ये नीली वाली जो लाइन आप देख रहे हैं ना, यहाँ तक घुस गई है इजरायली फोर्स। ठीक है, अगर ये मतलब हमास अगर मान लेता है तो, और धीरे धीरे जब वो मतलब जितने बंदी बनाया है उसने इजराइल मतलब इजराइल के तो, और मतलब इजराइल ने भी पैलेस्टीन के बंदों को मतलब अपने अंदर में किया हुआ है, मतलब क्या बोलते हैं कि वो रखा हुआ है अपने अंडर में। तो धीरे धीरे एक दूसरे के जैसे कि बंदियों को जिनको कैद किया है उनको छोड़ते रहेंगे तो धीरे धीरे जो है इजराइल पीछे आता रहेगा। ठीक है, और पीछे आते आते फिर यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों ना, एक तरह से ये आप समझ लीजिए बफर जोन बनाया जाएगा। जब मतलब इजराइल बाहर निकल जाएगा, ये जो एरिया है बफर जोन बनाया जाएगा। ठीक है, और ये इसको गाजा स्ट्रिप इसलिए बोला जाता है, देख रहे हैं एक स्ट्रिप की तरह ही है। ठीक है, और ये जो बफर जोन है दोस्तों, इसमें मेन दिक्कत क्या आ रहा है ना, ये जो बफर जोन है ये मतलब ये जो आपका गाजा स्ट्रिप है इसी की जमीन पर बन रहा है, मतलब इजराइल इसमें कुछ भी पार्ट नहीं दे रहा है। और इजराइल ये भी बोल रहा है कि इस बफर जोन में अगर कोई भी घुसा तो उसको गोली मार देगा, ये मतलब जो भी एक्टिविटी करना होगा ये कर देगा। ठीक है, और उसके बाद जो पॉइंट है तो ये है, मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप जी ने 20 पॉइंट दिए हैं, तो ये अभी उतना अभी माना है नहीं, तो इसमें डिस्कस करने क्या है, बस यही बोल रहा है कि मतलब हमास की कोई गवर्नमेंट नहीं होगी वहाँ पे, लोकल जो पैलेस्टीन की गवर्नमेंट होगी वो चलेगी, है ना। और एक मतलब एक्सक्लूसिव जोन बना देंगे जब तक मतलब कि वो उसमें सब चीज़ मतलब फिर से रीडेवलप ना हो जाए, है ना। स्पेशल ये है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना देंगे। हमास अगर रिजेक्ट कर देता है तो एरिया अपने आप ही मतलब इजराइल मिलिट्री अपने आप ही मतलब हैंड ओवर कर लेगी अपने अंडर में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, तो वही दोस्तों, जब ये हमास का डिसीजन आ जाएगा, अगर उसने हाँ बोल दिया तो एक बार पूरे पॉइंट को एक बार अच्छे से डिटेल कर लेंगे, अगर मना कर देगा फिर पढ़ने का फायदा क्या है दोस्तों इसमें, है ना। इसलिए मैं ज़्यादा इसमें डिटेलिंग किया नहीं। तो उसमें सेकंड न्यूज़ और सेकंड करंट अफेयर है आपका दोस्तों, एक स्कीम है दोस्तों रोड टेप। एक्चुअली क्या है, ये अभी हाल फिलहाल में ना सितंबर में ये खत्म हो गया, मतलब इसका जो टाइम पीरियड होता है, जिस टाइम पीरियड के लिए लाया गया था वो टाइम पीरियड खत्म हो गया था। तो अभी हाल फिलहाल में क्या, मार्च 2026 तक के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको फिर से एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, तब हम लोग को बस इसमें ये जानना जरूरी है कि ये रोड टैप मतलब स्कीम है क्या दोस्तों। अगर इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो रोड टैप स्कीम का तो रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, मतलब जो भी हमारे यहाँ पे एक्सपोर्टर हैं, जो भी एक्सपोर्ट करते हैं उसमें मतलब छूट मिलना। ठीक है, रिमिशन मिलना ड्यूटीज़ या टैक्सेस पे, तो उसके लिए इसी स्कीम को लाया गया था। एक्चुअली क्या है ना, इससे पहले एक स्कीम चलती थी इंडिया की, ठीक है, उसका नाम था मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम। अब ये सारी स्कीम क्या है, इंडिया को मतलब ग्लोबल कंपटीटर बनाने के लिए, मतलब पूरे मतलब दुनिया में, ताकि मतलब एक्सपोर्ट करे मतलब इंडिया ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है, अब ये है कि ये इस स्कीम में जैसे कि मतलब WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा था कि इससे क्या है कि आप अपने एक्सपोर्टर को ज़्यादा ही आप सहूलियत दे रहे हैं। ये मतलब आप समझ लीजिए इस WTO के नॉर्म्स के हिसाब से नहीं चल रहा है, इसीलिए मतलब इसने बोला कि ये वायलेट कर रहा है। तो इसी के नॉर्म्स के हिसाब से मतलब WTO का जो रूल्स है उसको कंप्लाई करने के लिए, उसके बाद प्लस अपने एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करने के लिए भी इस स्कीम को लाया गया था। रोड टैप को कब लाया गया था दोस्तों, तो ये 1 जनवरी 2021 में लाया गया था। और ये कब तक के लिए लाया गया था, तो दोस्तों ये 30 सितंबर 2025 तक के लिए लाया गया था। अब जैसे कि वो डेट निकल गई है, तो इसीलिए अभी हाल फिलहाल में बोला गया है कि मार्च 2026 के लिए इसको फिर से एक्सटेंड कर रहे हैं। अब इसमें किया क्या जाता है दोस्तों, ये जो स्कीम है रोड टैप, इसमें क्या क्या है फैसिलिटी। ठीक है, इसमें जो है दोस्तों डिज़ाइन टू रिफंड, मतलब जो भी मतलब सेंट्रल स्टेट और लोकल ड्यूटीज से टैक्सेस है ना, उसमें से थोड़ा सा मतलब छूट मिलना उन्हें। ठीक है, अब पर ये जो छूट है उनको डायरेक्ट मतलब रुपए के फॉर्म नहीं मिलेगा, उनको एक मतलब आप समझ लीजिए मतलब एक मतलब क्या बोलेंगे, जैसे ई स्क्रिप्ट के रूप में मिलेगा। ठीक है,
तो मतलब यही है जो डिजाइन किया, मतलब जो एक्सपोर्ट वाला एक्सपोर्टर होंगे उनको जो गूगल्स पे जो टैक्सेस या मतलब ड्यूटीज लगते हैं, जैसे सेंट्रल लेवल पे हो गया या स्टेट लेवल पे या लोकल लेवल पे, जैसे मंडी टैक्स होता है ना लोकल लेवल पे, ये सारी टैक्स से मतलब छूट, मतलब कम पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा छूट जो है, और दे आर डेट आर नॉट रिफंडेड अंडर एनी अदर, मतलब जो कि जो मतलब किसी और स्कीम के अंडर में मतलब कवर नहीं किए जा रहे हो, ठीक है। जैसे टैक्सेस मतलब फ्यूल पे हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मंडी टैक्स, ये मैं बोला था लोकल वाला, टोल टैक्स हो गया, स्टैम्प ड्यूटी जो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन होता है ना, इन सब में छूट देना। अब छूट कैसे है, अब छूट को जो दिया जाएगा दोस्तों, उसके लिए क्या किया जाएगा, एक मतलब ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट दिया जाएगा, मतलब ई स्क्रिप्ट दिया जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये है जैसे कि मान लीजिए एक्सपोर्टर अगर मान लीजिए कोई चीज़ इंपोर्ट करता है तो वहाँ पे क्या करेगा ना, वो उसका यूज़ कर सकता है, ठीक है, कोई चीज़ इंपोर्ट करने के लिए, या फिर मान लीजिए किसी मतलब एक्सपोर्टर को मतलब ट्रांसफ़र कर सकता है तो वो उसको छूट मिल जाता है। और इसी का यूज़ करके वो जो एक्सपोर्टर है कोई चीज़ इंपोर्ट कराता है या किसी एक्सपोर्टर को देता है तो वो लोग छूट पा सकते हैं। वो छूट हो सकता है किसी परसेंटेज, मतलब 0.3% हो सकता है या 4% हो सकता है ना। वो कब, जब वो फ्री ऑन बोर्ड हो। फ्री ऑन बोर्ड मतलब सामान जब जहाज पे लदता है, सारी चीज़ें वहाँ तक जितना भी उसमें कॉस्ट लगा है वो उसको बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड, ठीक है। जैसे शिप में जो मतलब शिप का जो चार्ज है वो, उसके बाद मतलब गाड़ी से लाने का कॉस्ट, बनाने का कॉस्ट, सारी चीज़ें मिला के जब शिप पे पहुँचने के बाद जो कीमत हो जाती है उस प्रोडक्ट की, उसको फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू बोला जाता है, ठीक है। इसी फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू पे कुछ छूट मिल जाती है, ठीक है। 1% कुछ भी हो सकता है, 4%, 3% है ना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो ई स्क्रिप्ट है दोस्तों ना, इसको कौन मेंटेन करता है, तो ये मेंटेन किया था एक लेजर बुक के द्वारा, ठीक है। मतलब ये जो डिजिटल लेजर है बुक, मतलब डिजिटल लेजर मेंटेन किया जाता है किसके द्वारा था, किसके द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, यही मेंटेन करता है दोस्तों इन क्रेडिट्स को, ठीक है। और ये एडमिनिस्ट्रेट किसके द्वारा किया जाता है, ये पूरा जो स्कीम है दोस्तों, रोड टैप, ये है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है, ठीक है। इसके बाद सेकंड न्यूज़ और सेकंड करंट अफेयर क्या है दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में क्या ना, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या बोला है, उसने बोला है कि जो फाइनेंशियल ईयर 26 है, ठीक है, उसके लिए जो ग्रोथ है मतलब इंडिया का जो है उसको कट कर दिया है। पहले बोला था 6.7% तक ग्रोथ करेगा, पर बोला कि ये यूएस ने जो टैरिफ लगा दिया इसके कारण क्या है कि इंडिया की ग्रोथ थोड़ी रुकेगी, ठीक है। तो उसने बोला अब ये ग्रोथ है 6.5, ये सब तो चलता रहता है, उससे फोरकास्ट करते रहते हैं, कम ज़्यादा करते रहते हैं सिचुएशन पे। हम लोग को बस ये जानना है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है क्या दोस्तों। इसका इस्टेब्लिशमेंट दोस्तों 1966 में हुआ था, ठीक है। करीब 31 मतलब नेशंस ने मिलकर इसको बनाया था, है ना। और इसमें सबसे ज़्यादा शेयर अगर आप देखेंगे तो यूएस और जापान का है, 15.6% सबसे बड़े शेयर होल्डर, ठीक है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक में जिसका जितना शेयर होल्डर है उसके वेट मतलब जो वोट है उसके वोट की वैल्यू उतनी ज़्यादा, मतलब वेटेज उतना ज़्यादा है, ठीक है। टू और ये किस लिए है, जो एशिया वाला रीजन है दोस्तों ना, यहाँ पे आपका जो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसको प्रमोट करने के लिए, ठीक है। और ध्यान रखिए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है तो इसका मतलब नहीं कि मतलब ये इसमें सिर्फ एशिया की कंपनी मतलब कई नेशंस है, देखिए यूएस ने, जापान तो है ही ना, तो अदर नेशंस भी है, ठीक है। चाइना से सेकेंड नंबर पर आता है दोस्तों, इन दोनों के बाद ये दोनों सेम ही मतलब शेयर है ना इसका, इसलिए नंबर 1 पे ये दोनों है, सेकंड पे चाइना 6.4% और थर्ड पे इंडिया है 6.3% शेयर होल्डिंग, ठीक है। और वोटिंग सिस्टम इसी पे काम करती है, वेटेज बेसिस पे, जैसे कि जिसका जितना ज़्यादा शेयर होल्डर है उसकी वोट की वैल्यू उतनी ज़्यादा, ठीक है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मतलब हेड क्वार्टर है, बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं, मनीला है मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, पर मनीला में मांडाल्यूयोंग सिटी, ये ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन दे देता है मांडाल्यूयोंग, और सोचते हैं यार मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक का तो हेडक्वार्टर मैंने मनीला सुना था, मनीला भी है, मनीला में ही मांडाल्यूयोंग सिटी है, फिलीपींस में, वहाँ पे है, ठीक है। टोटल मेंबर इसमें 69 है दोस्तों, जिसमें 49 एशिया और पैसिफिक रीजन के हैं, ठीक है, और 20 अदर रीजन के हैं, ठीक है। और इसी में इंडिया भी है इंक्लूडिंग, ठीक। और अभी हाल फिलहाल में इसके प्रेसिडेंट कौन है, मसातो कांडा, जो कि जापान के हैं, ठीक है। उसके बाद इसी की तरह एक और बैंक है दोस्तों जो चाइना लाया था, ठीक है, प्रपोज किया था, तो वो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये क्या है दोस्तों, इसका इस्टेब्लिशमेंट 2015 में हुआ था और इसकी इफेक्टिव हो गया था 2016 से ही काम करना, ठीक है। ये जो है चाइना ने 2013 में प्रपोज किया था, ठीक, कि इस मतलब इस तरह का बैंक होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें टोटल मेंबर क्या है दोस्तों, ये जो नाम देख रहे हो ना इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एशिया रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए इस चीज़ को लाया गया था, ठीक है। और उसके बाद मतलब ये ग्रांट और आपका लोन दोनों देता है। ग्रांट और लोन में फ़र्क क्या होता है, ग्रांट है जिससे कि आपको मतलब वापस नहीं करना पड़ेगा, और आपका जो लोन होता है उसमें कुछ इंटरेस्ट लगता है, यही ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें टोटल एशिया के 42 मेंबर, इसी 42 में इंडिया भी है जो कि एक फुल मेंबर है, ठीक है। और चाइना इसका सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, जिसका मतलब परसेंटेज है आपका 27%, और सेकंड पे है कौन, इंडिया 8% के साथ, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग चाइना में, ठीक।
उसके बाद फोर्थ न्यूज़ और फोर्थ करंट अफेयर है आपका दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम आया, ठीक है। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम होता क्या है दोस्तों। इकोनॉमिक फ्रीडम मतलब जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड, मतलब किसको कितना मतलब फ्री है या वो अपने डिसीजन खुद ले सके। मतलब जैसे मान लीजिए कोई मतलब कंपनी वाला है, वो मतलब अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से मतलब बना सके या बेच सके, गवर्नमेंट का कोई ज़्यादा इंटरफेयर ना हो, मतलब फ्रीली कर सके। कितना फ्री रहता है इंसान, मतलब कि वो उस पर्टिकुलर कंट्री की मतलब कि अपनी इकोनॉमिक डिसीजन खुद ले सके, वही इकोनॉमिक फ्रीडम कहलाता है, ठीक है। मतलब ऊपर से किसी गवर्नमेंट या किसी का मतलब दबाव ना रहे, ठीक है। तो इसी का इंडेक्स निकाला गया है। तो ये 5 कैटेगरी में दिया जाता है दोस्तों। जैसे सबसे पहले नंबर 1 पे होते हैं जो फ्री वाले, जिनका स्कोर 80 से 100% बीच में होता है, ठीक है। 0 से 100 के बीच में दिया जाता है ना। मोस्टली फ्री 70 से 70.9, ये पूछा नहीं है, बस जान लीजिए 5 कैटेगरी में दिया जाता है। दोस्तों मॉडरेटली फ्री होता है 60 से 69.9। उसके बाद आपका आ जाएगा, हाँ ये 17, और उसके बाद आ जाएगा आपका मोस्टली यूनियन अनफ्री, ये होगा 50 से 59.9, ठीक है। और ये 79.9 है दोस्तों, ठीक है। और ये रिप्रेस्ड हो जाएगा मोस्टली अनफ्री में 50 से 59.9, और जो रिप्रेस्ड होगा सबसे नीचे वाला 0 से 49.9। तो इंडिया जो है ना दोस्तों, इसकी रैंक क्या है, इंडिया की रैंक है आपका 128 रैंक, ठीक है। और बाकी जो नंबर 1 पे है सिंगापुर है, सेकंड पे आपका स्विट्जरलैंड है, थर्ड पे आयरलैंड, ठीक है। और इसको कौन निकालता है हर साल, तो ये निकाला जाता है हेरिटेज फाउंडेशन, जो कि एक मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब एनजीओ है, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन यूएसए में है, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ न्यूज़ और फिफ्थ करंट अफेयर है दोस्तों, प्रॉमिस टू चिल्ड्रन कैंपेन। ये अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया है दोस्तों, जो मतलब आईसीसी का मतलब जो वर्ल्ड कप चल रहा है ना वो वुमेंस का, उसी दौरान लॉन्च किया गया। किसके द्वारा, आईसीसी और यूनिसेफ ने मिल के लॉन्च किया इस कैंपेन को, ठीक है। इस कैंपेन के द्वारा क्या है, क्रिकेटर्स भी इन्वॉल्व होंगे, बच्चों को मतलब फ्रीडम मतलब बताएंगे सबके बारे में, ठीक है। इक्वलिटी, तो मतलब इसमें कोशिश किया जाएगा जो भी मतलब क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटी होती है, जैसे एजुकेशन रिलेटेड होता है या फिर हेल्थ रिलेटेड होता है या सेफ्टी होता है, हर एक बच्चे तक पहुंच सके, इसके लिए प्रयास किया जाएगा। और मतलब क्रिकेटर्स भी इन्वॉल्व होंगे इसमें, बच्चों को प्रेरित करेंगे, ठीक है, मतलब मोटिवेट करेंगे, ठीक है। ये किसके द्वारा कब लॉन्च हुआ, तो ये जो वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 चला है ना, इसी दौरान लॉन्च हुआ है। और इसको प्रमोट कौन कर रहे हैं, तो आयुष्मान खुराना जी कर रहे हैं। ये मतलब आप समझ लीजिए बॉलीवुड के एक्टर हैं, जो कि एम्बेसडर भी है यूनिसेफ इंडिया के, ठीक है। यूनिसेफ इंडिया में दोस्तों, यूनिसेफ की ब्रांच इंडिया में जो है वही यूनिसेफ इंडिया, ठीक है। इसमें जान लीजिए 2025 का जो वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप है, ये इंडिया और श्रीलंका मिलकर करा रहे हैं। इस बार 13वां एडिशन है, बाकी जैसे रिजल्ट आगे देखा जाएगा। उसको आईसीसी आप जान लीजिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इसकी स्टैब्लिशमेंट जो हुआ था 1909 में हुआ था। इसमें टोटल मेंबर 110 हैं, पर ध्यान रखिए इसका हेडक्वार्टर अभी दुबई में है 2005 के बाद, पर 2005 तक इसका जो हेडक्वार्टर था लंदन में था, ठीक है। इसके चेयरमैन अभी जैसा हैं। और यूनिसेफ आपका यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, मतलब चिल्ड्रंस से रिलेटेड जितने भी काम हैं, चाहे मतलब आप उनके हेल्थ से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो या सेफ्टी से रिलेटेड, सारे काम मतलब वर्ल्ड वाइड जो कोई करता है तो वो यूनिसेफ करता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है। उसके बाद ये एस्टेब्लिशमेंट इसका 11 दिसंबर 1946 में हुआ था, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में, ठीक है। उसके बाद 6 न्यूज़ और 6 करंट अफेयर आपका जाता है दोस्तों, 2025 का वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप। पैरा मतलब जो थोड़ा सा पैरालाइज्ड होते हैं, जो जिनके मतलब पूरे बॉडी पार्ट मतलब नॉर्मल इंसान की तरह मतलब वर्क नहीं करते हैं या होते नहीं हैं, तो उन्हीं को मतलब बोला जाता है पैरालाइज्ड हैं, ठीक है। तो यही जो मतलब वर्ल्ड पैरा आर्चरी है, जो भी मतलब तीरंदाजी वाले प्लेयर होते हैं, तो उन्हीं का ये कंपटीशन है। इसमें इंडिया सेकंड रैंक पे है दोस्तों, फर्स्ट रैंक पे चाइना है। इंडिया ने 2 गोल्ड 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है। और जो शीतल देवी है ना, जो एक मतलब जो गोल्ड जीती हैं कंपाउंड वुमेन ओपन में, और एक तोमन कुमार है जिन्होंने गोल्ड जीता है मेन ओपन में, ठीक है। तो इसमें नेम ये ध्यान रखिए, शीतल देवी काफ़ी फेमस है दोस्तों, ठीक है। और ये 15वां एडिशन था जो पैरा आर्चरी का था, और हर 2 साल में एक बार होता है। और इस बार जो हुआ है वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2025 का, ये हुआ है दोस्तों ग्वांजू, ये साउथ कोरिया में है, ठीक है। और वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लॉस ने स्विट्जरलैंड में, और प्रेसिडेंट कौन है, उगुर आडेनर, मतलब जो कि तुर्की के हैं, ठीक है। उसके बाद 7th न्यूज़ और 7th करंट अफेयर क्या है दोस्तों, शिरीष चंद्र मुर्मू। ये जो पर्सनालिटी है दोस्तों, मैं आपको फोटो में दिखाता हूँ ताकि आपको याद रह जाए, ठीक है। तो ये पर्सनालिटी है, ये एक सेकंड रुको, हाँ ये है दोस्तों पर्सनालिटी वो, ठीक है। ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों है, इनको मतलब डिप्टी गवर्नर बनाया गया है आरबीआई के नए, ठीक है। तो और आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 1 गवर्नर होते हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रल बैंक है इंडिया की,
इसका स्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 में एक एक्ट के थ्रू हुआ था, आरबीआई एक्ट 1934, पर उस समय नेशनलाइजेशन नहीं मिला था दोस्तों, ठीक है। और किस मतलब कमेटी के द्वारा, तो हिल्टन यंग के रिकमेंडेशन के द्वारा इसको बनाया गया था। और इसको नेशनलाइजेशन कब किया गया था? 1 जनवरी 1949। ध्यान रखिए, 2 डेट ध्यान रखिएगा। स्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, पर इसको राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। किसके अंडर में काम करता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करता है, ठीक है। और इसका फर्स्ट गवर्नर, हाँ तो इसका ध्यान रखना, फर्स्ट गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। और पहले इंडियन गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। पर ये ओवरऑल 3rd गवर्नर थे, ठीक है। 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक, ठीक है। उसके बाद 8th न्यूज़ और 8th करंट अफेयर है आपका आरत ताई मतलब मैसेंजर। ये क्या है दोस्तों? ये बोला जा रहा है कि व्हाट्सअप का रिप्लेसमेंट है एक तरह से, ठीक है। ये जो कंपनी जिसने बनाया है वो है जोहो कॉर्पोरेशन। अभी इसका बहुत डिमांड चल रहा है, बहुत ही न्यूज़ में है दोस्तों। बड़े बड़े नेता इसको यूज़ कर रहे हैं अपना, मतलब एक तरह से बोला जा रहा है ये माइक्रोसॉफ्ट का अल्टरनेटिव हो सकता है, ठीक है। और ये मतलब इंडियन मैसेजिंग और कॉलिंग एप्लीकेशन है। और ये जोहो कॉर्पोरेशन जो 1996 में बनी थी, हेडक्वार्टर चेन्नई में है। चेयरमैन ध्यान रखना क्योंकि बहुत फेमस है, हो रही है अभी धीरे धीरे, ठीक है। श्रीधर वेम्बू, ठीक है। अल्टरनेटिव माना जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है, देखा जा रहा है। और ध्यान रखें यही है आरआरटाई मैसेंजर, ठीक। उसके बाद आपका आ जाता है 9th न्यूज़ और 9th करंट अफेयर। ये क्या है दोस्तों? ये इंडियाज़ फर्स्ट मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर। एक्चुअली क्या है ना, ये ऐसा जगह है जहाँ पे जो मतलब कैंडिडेट होंगे, जो स्टूडेंट हैं, उनको रियल शिप का एक्सपीरियंस दिया जाएगा, रियल ओशन के जो कंडीशन है उनको एक्सपीरियंस दिया जाएगा, और उनको मतलब सिखाया जाएगा कैसे शिप को चलाया जाता है, ठीक है। बिना समुद्र में गए, बिना वैसे, ठीक है। तो मतलब एक तरह से मतलब पूरा इन्वायरमेंट किया जाता है इसमें, मतलब। तो ये सेंटर कहाँ खोला गया है? तो ये दोस्तों एक एमेट नॉलेज पार्क है, मतलब एकेडमी ऑफ मैरीटाइम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये मतलब एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसी का मतलब चेन्नई में एक नॉलेज पार्क है, वहीं पे खोला गया है। और इसमें एडवांस ट्रेनिंग दिया जाएगा शिप चलाने के लिए, ठीक है। बिना मतलब समुद्र में गए, बिना एक्चुअल शिप को छुए, मतलब पूरा इन्वायरमेंट किया जाएगा, ठीक है। और ये डेवलप किया किसके द्वारा गया है? तो यही एमेट के द्वारा, एकेडमी ऑफ मैरीटाइम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड एपी मोलर मार्क्स, ठीक है। बस ये एमेट जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें वही है, स्टूडेंट विल एक्सपीरियंस रियल शिप टाइप इन्वायरमेंट एंड रियल ओशन टाइप इन्वायरमेंट, ठीक है, और सीख पाएंगे। उसके बाद आता है वर्ल्ड एल्डर्स डे। ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। स्टार्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, मतलब एल्डर्स मतलब जो बड़े लोग हैं, ठीक है, उनके बारे में, जो धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं, ताकि अवेयरनेस बढ़ाने की, ताकि लोग उनका देख रेख करें, समथिंग, है ना, तो उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद 11th न्यूज़ और कब है दोस्तों? तो ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये 11th न्यूज़ आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल, ठीक है। ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी? जॉर्जिया मेलोनी, जो इटली की पहली पीएम थी, वुमेन पीएम, ठीक है, और 89th पीएम में, ठीक है। इन्हीं की बायोग्राफी है। और उसके बाद 12th न्यूज़ और 12th करंट अफेयर क्या है दोस्तों? ये है टाइफून बुआलॉय। एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन जब पूछा जाता है एग्जाम में ना, तो सीधा यही नाम पूछेगा, बुआलॉय क्या है, तो बोल देगा टाइफून है कि साइक्लोन है कि आपका ये हरिकेन है कि विली विली है ना। तो यही है, क्या है दोस्तों? ये है आपका टाइफून, और ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में आया है। इसको मतलब टाइफून ओपंग भी कहा जा रहा है फिलीपींस के द्वारा। और अदर जो अभी हाल फिलहाल में आया है उसमें रागासा हो गया, टप्पा हो गया, ये सब टाइफून है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के करंट अफेयर। मिलते हैं कल। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।